अब शांत हो जाएंगे। मैं आपको क्लासिकल के बाद न्यू, अच्छा ठीक है, इवोल्यूशन में मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया था, वापस से उस डायग्राम पे चलते हैं। ये डायग्राम क्या है? ये प्री साइंटिफिक, यू नो अबाउट दिस, ठीक है ना। उसके बाद क्लासिकल थियरी, यू नो अबाउट दिस, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, ठीक है ना। क्लासिकल थियरी पे हम जा चुके हैं और कंप्लीट हो चुका हमारा। इसके बाद नियो क्लासिकल थियरी। नियो क्लासिकल थियरी का दूसरा नाम, एक और नाम है, इस नाम को क्या बोलते हैं? ह्यूमन अप्रोच थियरी। क्योंकि मैंने आपको बोला था जो मेजर ड्रॉबैक्स है, ठीक है, जो मेजर ड्रॉबैक्स है क्लासिकल थियरी का, वो ये है कि ह्यूमन बीइंग्स आर ट्रीटेड एज, व्हाट हैपेंड, या कम हियर, सिट हियर, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है यहाँ पे। कॉपी कलम लेके आओगे, कुछ लिखने का मन हुआ तो लिख सकोगे। एंड देन अगेन जेब में हाथ, इन द क्लास बिफोर द टीचर इज नॉट द राइट बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, ओके, ठीक है। तो मैंने भी क्या बोला कि ये नियो क्लासिकल थियरी को का दूसरा नाम है ह्यूमन अप्रोच, ठीक है ना, ह्यूमन अप्रोच। क्योंकि तो मेजर ड्रॉबैक्स था क्लासिकल थियरी का वो ये था कि ह्यूमन बीइंग्स आर ट्रीटेड एज मशीन, दे आर नॉट ट्रीटेड एज इमोशनल बीइंग, थिंकिंग बीइंग, जो सोच भी सकता है, फील भी कर सकता है, एक्सप्रेस भी कर सकता है, जबकि करते हैं ये, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट करेंगे। या आधा जिंदगी इनका ऑफिस में गुजरेगा तो ऑफिस में ये नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग की तरह बिहेव करेंगे ना, या फिर मूर्ति की तरह जाके काम करके आ जाएंगे, नहीं कर सकते। तो ये मेजर ड्रॉबैक रहा है। इसीलिए इसका नेक्स्ट जो भी इसमें बुराई दिखी, तो जो ह्यूमन अप्रोच के लोग आए, इसमें मेजर है हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट, एल्टन मायो द्वारा। तो यह आपको पता चल रहा ना कि इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट कैसे हुआ। स्टार्टेड फ्रॉम प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट, देन क्लासिकल थियरी, देन नियो क्लासिकल और ह्यूमन अप्रोच, एंड देन मॉडर्न थियरी, जिसमें हमने मॉडर्न थियरी में सिस्टम अप्रोच एंड कॉन्टिजेंसी अप्रोच पढ़ना, साथ ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट या मॉडर्न थियरी ऑफ मैनेजमेंट बाय पीटर ड्रकर, ठीक है, ये हम लोगों को पढ़ना है, करेक्ट, ठीक है। अब हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट, हॉथरॉन क्या हो सकता है, आपको कोई आइडिया? ठीक है, बिल्कुल सही बात है, अभी तक पढ़ा नहीं है तो नहीं आइडिया है। हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट एल्टन मायो द्वारा दिया गया है, जस्ट अ मिनट। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच मेन किस चीज पर फोकस करती है? फर्स्ट, डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होगा? यस, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि डिवीजन ऑफ पावर। आप अपने डिफरेंट डिफरेंट हायरार्की पे, डिफरेंट डिफरेंट अथॉरिटी पे एम्पावर देम, ठीक है ना। आजकल हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। एम्पावर ईच एंड एवरीबॉडी इन योर ऑर्गेनाइजेशन सो दैट, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं तो छोटा डिसीजन ही वो भी ले सके, ठीक है ना। उससे उनको क्या होता है, डिसीजन मेकिंग से क्या होता है? दे हैव कॉन्फिडेंस, they think this, they develop the sense of belongingness to the organization। और जो इनफॉर्मल ग्रुप की बात हमने की थी ना लास्ट क्लास में, वो इनफॉर्मल रिलेशनशिप डेवलप हो पाता है, ठीक है। हम आपको कोई अधिकार नहीं देते, बस जो बोल रहे वो करो। कोलू का बेल है क्या, आप मारो और हम जोतते रहे, कब तक चलेगा? और तब तक ही चलेगा जब तक हम किसी लायक नहीं है, ठीक है ना। अगर हम काबिल हो जाएंगे, अगर हम नॉलेज वर्कर हो जाएंगे, अगर हमारे नॉलेज की आपको जरूरत हो जाएगी, देन आई विल से यू हैव टू फॉलो दैट, राइट। असेट्स क्या करते हैं? बार्गेनिंग करते हैं। असेट्स इन द सेंस कि जो लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए असेट हो जाते हैं, ठीक है ना, जिन पे ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा रिलाई करने लगता है काम के लिए, डिपेंडेंसी जो लोग बढ़ा लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन का अपने ऊपर, कल को वो बार्गेनिंग कर सकते हैं ना, सैलरी के बार्गेनिंग पे कर सकते हैं, वर्किंग कंडीशन के बारे में बार्गेनिंग कर सकते हैं, टाइमिंग को लेके बार्गेनिंग, क्योंकि वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं, राइट। तो यही कहते हैं कि जब जब आपके पास एक ऐसा लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में है जो काबिल लोग हैं, तो अगर आप उनको कोई पावर नहीं दोगे, कोई फ्रीडम नहीं दोगे, तो बहुत सफोकेटेड फील करेंगे। कुछ दिन तो काम करेंगे जब तक दूसरा जॉब का इंतजाम नहीं हुआ है, जैसे ही दूसरा जॉब लगेगा दे विल क्विट, राइट। इसीलिए डिसेंट्रलाइज, एम्पावर देम आल्सो। आप सबको एक जैसा पावर नहीं दे सकते, करेक्ट नहीं दे सकते। जो जो एमडी के पास होगा वो उसके बाद जनरल मैनेजर के पास नहीं होगा, जो जनरल मैनेजर के पास होगा वो एरिया मैनेजर। लेकिन सर्टन पावर, हाँ, एम्पावर करिए उनको, थोड़ा थोड़ा पावर दे, ताकि वो एक
वैल्यू को फील कर सके कि उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट करती है और उनको ये पावर दिया है, ये डिसीजन मेकिंग लेने का हक दिया है। और इससे काम क्या होगा, कम्युनिकेशन फ्लॉलेस होगा, डायरेक्ट होगा, बहुत ज्यादा हिंड्रेंस नहीं होगा, बहुत ज्यादा। अब जितना कम्युनिकेशन मुश्किल होता है उतना ज्यादा क्या होता है, मिस कम्युनिकेशन हो जाता है, राइट। यहाँ पे इजी कम्युनिकेशन हो सकता है क्योंकि एवरीबडी, जो मैं डिसीजन ले रही हूँ मैं आपको इजिली कम्युनिकेट कर सकती हूँ, ठीक है ना। द डिसीजंस टेकन बाय डायरेक्टर्स आई कैन नॉट कम्युनिकेट यू डायरेक्टली अनलेस एंड अनटिल दैट हैज बीन कम्युनिकेटेड टू मी। तो टाइम टेकिंग हो जाएगा, राइट। डिसेंट्रलाइजेशन के अपने फायदे हैं, इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन को एडवोकेट किया ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच ने। पार्टिसिपेटरी डिसीजन मतलब अगेन इट इज द टाइप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तुम बोल सकते हो पार्टिसिपेटरी डिसीजन मतलब अगर कोई डिसीजन लेना हुआ, ठीक है, मैनेजमेंट हर बार डिसीजन ले लेगा। अगेन वही बात है ना, डिसीजंस किसने लिया, मैनेजमेंट ने लिया। काम कौन कर रहा है, वर्कर्स कर रहे हैं, ठीक है ना। जो लोअर और मिडिल लेवल के लोग हैं वो उसको एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं। डिसीजन मेकिंग में, सॉरी कितनी बार बोलोगे, 3 बार बोल चुके हो क्लास में, सॉरी, ठीक है। डिसीजन मेकिंग में ईच एंड एवरीबॉडी शुड बी एसोसिएटेड। इससे क्या होगा मैं वो बताती हूँ। तुम्हारे पापा ने बोला नहीं इंजीनियरिंग नहीं करना है, बीबीए ही करो, यू आर अ कंप्लीट इंजीनियरिंग पैकेज। आपके अंदर भगवान ने वो सारे गुण दिए हैं जो इंजीनियरिंग के लिए आपको, आपका दिमाग वैसे चलता है, ठीक है ना। आप तोड़ फोड़ करके चीजों को बना सकते हो, रोबोटिक में आपका दिमाग चलता है, मैकेनिक्स में आपका दिमाग चलता है। लेकिन आपके पापा ने कहा नहीं, उनके हिसाब से सीए इज द बेस्ट थिंग, ठीक है ना। उनके हिसाब से बीबीए एमबीए इज द बेस्ट थिंग, सेफ करियर है, तुम यही करो, ठीक है ना। अब क्या होगा, डिसीजन थोपा गया, जो तुम्हारा डेडिकेशन होगा उस काम में वो कितना परसेंट रहेगा। फेल करोगे सीधा अपने पापा को ब्लेम करोगे, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं ये नहीं करूंगा, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना, मुझे इंजीनियरिंग करना है, मुझे एमबीए बीबीए सीए नहीं करना है, राइट। आपने मुझे जबरदस्ती डाला, तो देख लीजिए आज मैं कहीं का नहीं हूँ। You straightforward blame someone else for your failure. You don't take the responsibility of even your failure, right? आप अपनी जिम्मेदारी भी नहीं लीजिएगा, क्यों, क्योंकि आप पे थोपा गया था, राइट। ओके, अब एक पापा बोल रहे हैं कि इंजीनियर बन जाओ या बीबीए कर लो या सीए कर लो, देयर आर सो मेनी करियर ऑप्शंस, बट यू आर एडमेंट कि नहीं हमको बैंक में जाना है, ठीक है, हमको यूपीएससी करना। आप बिलीव मी, आप मुझ पे इतना टाइम इन्वेस्ट करके देखिए, मैं आपको रिजल्ट दे के दिखाऊंगा। नाउ द डेडिकेशन इज द सेम इन द फर्स्ट केस, no na, is it somehow, it is multiple times more than that, because now you have given commitment to someone, and if you are true about your commitment, अगर आप सच में honest हैं तो आप क्या करेंगे, आपको तो लगेगा कि अरे मैंने उसको चैलेंज कर दिया है, अब मैं नहीं गया तो वहां से उल्टा लगेगा मुझे, ठीक है ना। वहां से भी लगेगा, एक तो समय बर्बाद किया, पैसा बर्बाद किया, उनसे हमको सुनने के लिए भी मिलेगा, राइट। अब जो दूसरा केस है जहां पे डिसीजन आपने लिया है, वहां पे जो आपका परफॉर्मेंस है, आपका कमिटमेंट है, आपका डेडिकेशन है, वो एकदम से चेंज रहेगा, क्योंकि ये आपका डिसीजन है। यही चीज ऑर्गेनाइजेशन में होता है। जब ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन लेने का हक नहीं दिया जाता है, सिर्फ आपको जो कहा वो करो, ठीक है ना, ठीक है तो हो गया, नहीं हुआ तो सर पहले ही बोला था ये प्लान सही नहीं होगा, ठीक है ना, ये फेल कर जाएगा, आपने जिद कर दी तो मैंने कर तो दिया, लेकिन देख लीजिए आप, मेरी क्या गलती है, मैंने तो कर दिया, देख लीजिए क्या हुआ, राइट। जो डेडिकेशन है ना पहले से नेगेटिव रहेगा, थोड़ा कम रहेगा, यू कैन नॉट गिव योर 100% टू दैट पर्टिकुलर डिसीजन जो किसी और ने लिया है, ठीक है ना, क्योंकि आप कभी भी उस डिसीजन के साथ थे ही नहीं, तो आप जबरदस्ती बेमन से कर रहे हैं, राइट। कर रहे हैं इसलिए क्योंकि करना है, कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको जरूरत है उस जॉब का, तो उस जॉब को आपको परफॉर्म करना है, सैलरी मिलेगा एट द एंड ऑफ द डे, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग, बट यू आर अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डिसीजंस फ्रॉम द आउटसेट ओनली, ठीक है ना, शुरू से ही आप उसके अगेंस्ट थे। तो अब क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना। डिसीजन लेना है, ऑब्वियसली डिसीजन हमारे पेरेंट्स को ही लेना है, लेकिन हमसे भी पूछ लेते हैं तुमको क्या लगता है, अच्छा लगा, कम से कम इतना तो पूछे, ठीक है ना। आज मुझे पहली बार काबिल समझा गया, ठीक है ना, डिसीजन मेकिंग में पूछने का मौका मिला, होता है ना ये सब अंदर से फीलिंग, ठीक है ना। तुम भागो यहाँ से, तुम्हारे काम की चीज नहीं है, ठीक है ना, हम बड़े बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम अभी इसके काम में, उसको बुलाइए फॉर द फर्स्ट टाइम। जब पापा बोलेंगे कि अभिषेक को बुलाओ, उससे पूछो कि ये फलाना कुछ करना है, कुछ भी, ठीक है, ये डिजाइनिंग करना है, ये इवेंट करना है, उसमें क्या क्या जाए, अभिषेक विल फील वैल्यूड, ठीक है ना, और वो उस दिन से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करेगा, ठीक है ना, उसको सेंस ऑफ रिस्पॉन्स, अभी मैंने ये आइडिया दिया है,
फेल हुआ तो पापा पकड़ के देंगे फिर से, ठीक है ना। तो क्या हो गया, पार्टिसिपेटरी डिसीजन, इन्वॉल्व अदर्स इन डिसीजन मेकिंग सो दैट यू कैन गेट 100% एफर्ट एनर्जी डेडिकेशन फ्रॉम योर एम्प्लॉइज, राइट। अच्छा, अब बोल सकते हैं कि हर एक डिसीजन मेकिंग में नहीं इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। हमको टाटा को इंडियन एयरलाइंस बाय करना है या नहीं करना है, ठीक है ना, इस डिसीजन में आम लोगों को नहीं ले सकते, है ना, नहीं कर सकते। ये बहुत स्ट्रैटेजिक डिसीजंस है टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। लेकिन जो छोटे छोटे चीज होते हैं, ठीक है ना, आपको अपने केबिन का कलर क्या चाहिए, राइट, आपको क्या लगता है, हम लोगों को कंप्यूटर लेना है अपने सारे एम्प्लॉइज के, ये 3 ऑप्शन है, कौन सा लेंगे, ऑप्शन ऑलरेडी डिसाइडेड, बस आपके पास ये है, इतना भी आपके लिए अच्छा हमसे पूछा जा रहा है, ये लो, कोई कुछ बोलेगा, जो ज्यादा होगा वो ले लिया जाएगा, आपको थोड़ा वैल्यूड फील होगा, ठीक है ना। तो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े डिसीजंस कैन बी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रम हो सकता है, डायमेंशंस हो सकता है डिसीजन का, लेकिन आपको आपके जॉब के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से, स्किल सेट के हिसाब से डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। अब जब आपने पार्टिसिपेट करके उसमें अपना मत दिया कि ये करिए या नहीं करिए, इतना भी काफी है। तो अगर आपके हिसाब से होता है तो आपको लगेगा कि हमको ये एग्जीक्यूट करके दिखाना है, वरना आगे आगे अगले बार से फिर मुझे उस मीटिंग में नहीं बुलाया जाएगा, ये तो हमेशा उल्टा पुल्टा बोलता है, राइट, ठीक है। पार्टिसिपेटर डिसीजन क्यों ह्यूमन अप्रोच में ये सब इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग मतलब इन्वॉल्व अदर एम्प्लॉइज इन डिसीजन मेकिंग, राइट। सिक्योरिटी पर्पज से डिसीजन लेना है तो सिक्योरिटी गार्ड को भी इन्वॉल्व करो, ही कैन गिव यू बेटर वे आउट किसी मुश्किल का वो करने का, और उसको भी अच्छा लगेगा ना, हमेशा वो गेट पे खड़ा रहता है, यार कुछ और करवाया तो उसको अच्छा लगेगा ना, क्या सर ने बुला के पूछा हमसे कि और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इसको। तो सच काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग, समझ में आया। नाउ कंसर्न फॉर डेवलपिंग सेल्फ मोटिवेटेड एम्प्लॉइज, ठीक है। अब सेल्फ मोटिवेटेड, मैंने अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, सेल्फ मोटिवेटेड में और काम हम आपको दे और आप करेंगे, इसमें अंतर है। अंतर क्या है कि whenever I assign some task you are capable, लेकिन जब तक हम असाइन नहीं करेंगे आप बैठे रहेंगे, ठीक है ना, अपने अंदर से कोई जील ही नहीं, कोई उत्साह ही नहीं है कि हम काम करें। अगर आपको अपने ऐसे एम्प्लॉयज अगर हो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या हो जाएगा, सर को जितने एम्प्लॉयज नहीं उतने से ज्यादा सुपरवाइजर हायर करने पड़ेंगे, भाई उसको देखना, सोनी वर्दिन बैठी रहती है फैकल्टी क्लास में, कोई क्लास लेती नहीं है, हाँ उसको टाइम पे याद दिला देना, देखना वो काम कर रही कि नहीं कर रही, उसको पेनल्टी लगा देंगे, क्या होगा, मुझे जो पे कर रहे हैं उसका आधा, तो उससे ज्यादा तो सुपरवाइजर को पे करोगे, ठीक है ना। अगेन आपका फिनेंशियल आउटले हो गया, ठीक है ना, निकल रहा ऑर्गेनाइजेशन से, आप ये नहीं कर सकते। और कितने सारे एम्प्लॉयज है, कितने के ऊपर आप लगाओगे पहरा, बेटर कि आप उनको क्या कर दो, उनको एम्पावर कर दो, उनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका दे दो, उनको रिस्पॉन्सिबल बना दो, उससे वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे और फिर आपको देखना नहीं पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है, वो खुद करके देगा, बिकॉज ही टेक द ओनर्स ऑफ हिज ओन डिसीजन। जो उसने आपको सलाह दिया उसका तो कुछ ना कुछ इज्जत रखेगा आपका एम्प्लॉइज, राइट। तो इसीलिए वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएगा। एंड जब सेल्फ मोटिवेटेड एम्प्लॉय है तो ऑर्गेनाइजेशन के जो एमडी होते हैं, जो ओनर होते हैं, वो कहीं पे भी, ठीक है ना, अमेरिका में, यूरोप में, कहीं पे भी वेकेशन कर सकते हैं, उनका काम ऑफिस में होता है, ठीक है ना। दे डोंट नीड टू गेट फीडबैक ईच एंड एवरी टाइम, राइट, उनको फीडबैक की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। और ऐसा ही होता है नॉर्मली, है ना, कि हम काम करने के लिए, अगर हमारा, हमें पता होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेटेड एम्प्लॉइज हैं, तो हम छोड़ देते हैं उनको टास्क असाइन करके, दे विल टेक द ओनर्स ऑफ कंप्लीटिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो ये ह्यूमन अप्रोच की बात हुई। इसी में ह्यूमन अप्रोच के फादर ऑफ ह्यूमन अप्रोच है एल्टन मायर, ठीक है ना। हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट इन्हीं का किया हुआ। हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट सिंपल प्लेस का नाम है, यहाँ पे क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कंपनी था जिसके अंदर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट क्या कहते हैं, कि क्यों कहते हैं कि वहां पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया जाता है, सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स आर डन इनसाइड द लैबोरेटरीज, ठीक है ना, जो केमिकल होते हैं, ठीक है ना, आपको केमिकल कॉम्बिनेशन करके देखना होता है क्या बना, राइट। सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स आर डन ओवर सैंपल्स, पॉपुलेशन, ठीक है ना, जहां हमने ये रिसर्च किया और हमने ये पाया। ये वैसा
सिंस ह्यूमन अप्रोच है तो ह्यूमन पे ही किया जाएगा ना, ठीक है। तो उन्होंने हॉथरॉन में जो वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी थी उसके अंदर वहां के एम्प्लॉइज पे ये रिसर्च किया था, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट, राइट। तो एल्टन मायो इज नोन एज फादर ऑफ human behavior approach, right, of management. Now Elton Mayo is associated with Harvard School of Business and at the Western Electric Company Hawthorne. So Hawthorne works क्या हो गया, शिकागो में ये एक प्लेस है जहां पे वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट को किया था, राइट। नाउ ये एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या क्या देखा, इन्होंने 3-4 तरह का एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है ना। एक क्या, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। इल्यूमिनेट का मतलब लाइट, लाइटनिंग को हम बोलते हैं ल्यूमिनस, देखो तुम्हारा ब्रांड भी है, ल्यूमिनस इज एसोसिएटेड विद लाइटिंग, ठीक है ना, जो कुछ भी प्रज्वलित है जलता है जिससे रोशनी आती है। इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया, सबसे पहले वहां का लाइट कम था, बहुत डीम लाइट था, तो प्रोडक्टिविटी देखने में मुश्किल होगी तो कम होगा ना, अच्छा रहेगा, प्रॉपर रहेगा, आप खटाखट खटाखट क्या करेंगे, लिखते चले जाएंगे, काम करते चले जाएंगे, जो भी आपका काम है। तो समझ में आया इल्यूमिनेशन का मिलकर। तो इन्होंने क्या किया, पहले वहां पे डीम लाइट पे काम करके देखा, देखा प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, फिर वहां पे प्रॉपर लाइटिंग कर दी जिसमें प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है। एक बार प्रॉपर लाइटिंग हो गई, अब ये बाहर है ना, काफी रोशनी है, इसमें तुम और 50 ट्यूबलाइट जला दो, कुछ प्रोडक्टिविटी में अंतर पड़ेगा, ऑलरेडी सफिशियंट लाइट है, अब तुम 50-100 कितना भी चलाओ, हमको तो सब मेरे काम के लिए सूर्य भगवान से सफिशियंट रोशनी आ रही है मुझे, तो दिन के टाइम में सारे स्विच हम ऑफ कर देते हैं, जितने भी स्ट्रीट लाइट्स होते हैं ऑफ, क्योंकि दैट डजंट मैटर, दैट इज द वेस्टेज ऑफ एनर्जी ओनली। तो अब इन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट किया, इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट, पहले लाइट कम था, प्रोडक्टिविटी कम था, फिर उन्होंने लाइट्स को बढ़ाया, इंप्रूव किया, प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ा, पॉजिटिव असर पड़ा, फिर और बढ़ाया तो क्या हुआ, कोई जरूरत नहीं था उसका, ठीक है, कोई फायदा नहीं। पहला एक्सपेरिमेंट। दूसरा, रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया, इन दिस एक्सपेरिमेंट है स्मॉल होमोजेनस ग्रुप। अब होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस यू नो दिस, होमोजेनस मतलब, होमोजेनस मतलब सिमिलर, यस, एंड हेटेरोजेनस मींस मिक्स, बीसीए, बीबीए, बीएससी, आईटी, बीबीएम सबको एक साथ क्लास में बैठा दिए, हेटेरोजेनस ग्रुप, ठीक है ना, ओनली बीसीए फर्स्ट सेम, एकदम से होमोजेनस ग्रुप। ऐसे होमोजेनस वर्किंग ग्रुप को उन्होंने क्या क्या कंस्टिट्यूट किया, बनाया, ठीक है ना, जो एक तरह के काम में जुड़े हुए थे, एक तरह के डिपार्टमेंट के लोग थे, ऐसे को क्या किया उन्होंने कंस्टिट्यूट किया, एंड सेवरल न्यू एलिमेंट्स वे इंट्रोड्यूस। न्यू एलिमेंट क्या, तो उनका क्या किया, वर्किंग आवर चेंज कर दिया, 9 घंटे का वर्किंग आवर था, 8 घंटे का कर दिया, 7 घंटे का कर दिया, राइट। रेस्ट पीरियड आधे घंटे से 1 घंटे का कर दिया, 45 मिनट का कर दिया, ठीक है ना। बीच में एक शुरू का हुआ, एक बीच में जो ब्रेक होता है वो रेस्ट इंटरवल्स हुआ। फिजिकल कंडीशन जो है वहां पे, यानी लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर, मोबाइल, वाईफाई, हम अभी आपको ये सब बोले ताकि यू कैन कनेक्ट, ठीक है ना। उसके इंडस्ट्री में कौन कौन सा चीजों की जरूरत पड़ती थी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में, मुझे भी नहीं मालूम है, राइट। व्हाटएवर फिजिकल कंडीशन, हमने उसको क्या किया, इंप्रूव कर दिया। अब टाइपराइटर अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है ना, वाईफाई अच्छे से काम कर रहा है, प्रिंटर ठीक से काम कर रहा है, दैट मीन्स सब चीज अपने कंडीशन में, फिजिकल कंडीशन बेहतर हुआ है वहां का, ठीक है ना। फ्रेंडली सुपरविजन, ठीक है, अंग्रेजों की जमाने की तरह सटका लेकर के नहीं घूमता था पीछे पीछे हार्ड लेबर के, क्या मारो इसको 4 कोरा, ये काम नहीं कर रहा, नो। फ्रेंडली सुपरविजन, जो आपका बॉस था वो देखता था आपसे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो आपको बोलता था रुको हट मैं करके दिखाता हूँ, उसने आपको क्या है, फिर बोला अब तुम ट्राई करो, फिर तुमने किया, हाँ अब ऐसे होगा, अब करो, दैट मीन्स यू आर कंफर्टेबल विद सुपरवाइजर, ठीक है ना। वो डरा नहीं रहा, वो तुमको सिखा रहा है, वो तुमको बता रहा है। ना ये सब चीजें क्या क्या न्यू एलिमेंट्स डाल दिया। और एक और काम किया, उसने बोला कि फ्री मतलब अब आपके बीच कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग आपस में बात नहीं कर सकते, वाइल वर्किंग यू कैन टॉक, यू कैन कम्युनिकेट, अगर किसी को किसी की हेल्प की जरूरत है दे कैन आस्क फॉर हेल्प। आप एक नॉर्मल, जैसे हम लोग कुछ, अच्छा जैसे टीचर्स डे आप लोगों ने सेलिब्रेट किया था या नहीं किया था, आई डोंट नो, लेकिन अगर अच्छा ठीक है, अगर आप लोगों ने किया था, ठीक है ना, तो आपको पूरा फ्रीडम था, आप लोगों ने खुद से हर चीज डिसाइड किया था और तब सारा काम हुआ था, ठीक है ना। अगर वही चीज कोई आके करवाता,
ठीक ना, पोदार सर बोलते नहीं ऐसे ऐसे करना है, कोई और बोलता तुमको ये करना है, अरे तुम इधर जाओ तुम उधर जाओ, वो चीज नहीं आता जो चीज तुमने फील किया एट द टाइम ऑफ सेलिब्रेटिंग टीचर्स डे, क्योंकि एवरीथिंग इज अप टू यू, ठीक है ना। बिल्कुल यही इन्होंने क्या इनफॉर्मल ग्रुप बना दिया जहाँ कोई रिस्ट्रिक्शंस रूल्स नहीं है, यू कैन योरसेल्फ टेक डिसीजंस कि किसको क्या करना है कैसे करना, और आप करिए काम, राइट। अब इस जो रिले असेंबली टेस्ट रूम का रिजल्ट आया वो पहले के रूल रेगुलेशन सुपरविजन, ठीक है ना, पहले के वर्किंग कंडीशन बहुत टाइट है, सुपरविजन बहुत कंट्रोल है, बहुत स्ट्रेस्ड वर्किंग आवर है, उससे कहीं बेहतर था, राइट। कहीं बहुत ज्यादा इंप्रूव प्रोडक्टिविटी इस ग्रुप का आया, जिस ग्रुप में लोगों को फ्रीडम दी गई। समझ में आया? दूसरा एक्सपेरिमेंट हुआ। अब तीसरा मास इंटरव्यू प्रोग्राम। मास इंटरव्यू प्रोग्राम मतलब जो एम्प्लॉइज थे उस ग्रुप के या उस ऑर्गेनाइजेशन के, उनको पूछा गया हाउ डू यू फील नाउ, क्या आपको अच्छा लगा, पहले का तरीका अच्छा है या अभी का तरीका अच्छा है, आप किस में कंफर्टेबल करते हैं, आपके साइकोलॉजिकल नीड्स कहाँ पे सेटिस्फाई होते हैं, क्या आप यहाँ सिर्फ पैसे के पर्पज से आते हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन एक सिर्फ इकोनॉमिक यूनिट है जहाँ पे तुम पैसा कमाओ और पैसा लेके घर जाओ और काम करो, इतना ही भर मतलब है। तो बोलते हैं लोग नहीं, हमारे यहाँ बहुत सारे सोशल नीड्स। अब मेरा कोई फ्रेंड नहीं है पटना में, बिलीव मी, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड इन पटना, ठीक है ना, रियली नहीं है, ना कोई ऐसा रिश्तेदार है जिसके पास, ठीक है, ऐसे थोड़े बहुत रिश्तेदार है जहां आप जा सकते हैं बट आप ओपनली डिस्कस कर सके, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है ना। अब ऐसे रिश्तेदार को लेके क्या होगा जहां एक बात बोलो वो चार बात फैल गया आपने घर आने तक, तो ऐसे रिश्तेदार तो सबके होते हैं, पर ऐसे रिश्तेदार से कुछ ज्यादा मतलब नहीं होता ना। ऐसे रिश्तेदार जिन पर आपको ट्रस्ट है, भरोसा है, यू कैन शेयर योर एवरीथिंग विद देम, राइट। मेरा कोई नहीं है वैसा। नाउ अगर मैं कॉलेज में काम नहीं करती, ठीक है ना, जस्ट अ मिनट, मैं तुमको ये समझाना चाहती हूँ, दोबारा नहीं समझाऊंगी और दोबारा तुम बोलोगे कि हॉप्थॉर्न एक्सपेरिमेंट नहीं समझ में आ रहा था। अगर मैं ये कॉलेज में काम ना करूं तो ठीक है, मेरी नेहा मैम से जान पहचान नहीं होगी, शिल्पा मैम से नहीं होगी, सर से नहीं होगी, अदनान सर से नहीं होगी, बहुत सारे सर मैम डायरेक्टर सर सबसे रिलेशनशिप बन जाता है। एट द टाइम ऑफ नीड आई कैन आस्क फॉर हेल्प, ठीक है ना। अभी सर को बोला सर आप मेरा चेक डिपॉजिट कर दीजिए, क्यों, क्योंकि कर बोल सकते थे इतने। अब ये इस तरह का फ्रीडम या ओपननेस आ गया है कि यू कैन आस्क फॉर हेल्प, राइट। समझ में आया? अब उन्होंने कहा कि हमारे बहुत सारे सोशल, क्यों हम फ्रेंड्स बनाते हैं, क्योंकि अपने सोशल नीड्स को फुलफिल करना है, ठीक है। बहुत सारे सोशल, बहुत सारे मेंटल, बहुत सारे साइकोलॉजिकल नीड्स भी हमारे इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में पूरे हो रहे हैं। सिर्फ इकोनॉमिकल नीड्स तो है ही है, मेजर चीज है, लेकिन इसके अलावा भी ह्यूमन लाइफ में अलग जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी कहीं ना कहीं आपका ग्रुप बनता है। कभी मूवी देखना है, कोई नहीं है, चलो एक पूरा ग्रुप उठ करके चलते हैं, दैट विल बी अनदर एक्सपीरियंस, ठीक है ना। फैमिली के साथ अलग एक्सपीरियंस होता है, फ्रेंड्स के साथ अलग एक्सपीरियंस होता है, और आप लोग भी अब अग्री करोगे इस चीज से, राइट। तो that is and all together you will enjoy that company, ठीक है। तो ये कब होगा, जब आपको ये फ्रीडम मिलेगा। तो मास इंटरव्यू में भी बोला गया कि हमारे यहाँ पे साइकोलॉजिकल और इमोशनल नीड्स भी फुलफिल होते हैं अलोंग विद द इकोनॉमिकल नीड्स, ठीक है। एंड लास्ट एक्सपेरिमेंट जो क्या था, चार बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम एक्सपेरिमेंट्स। इसमें कुछ नहीं था, अ ग्रुप ऑफ 14 वर्कर्स वर ऑब्जर्व विद रिगार्ड टू देयर वर्क बिहेवियर। वो अपने काम पर जब आते तो उनका बिहेवियर कैसा होता है, दैट वाज जस्ट ऑब्जर्व, उनको कुछ रोका टोका या बताया नहीं गया था। ये क्या गया था, ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा गया था, उनको देखा गया था। द ऑब्जर्वेशन revealed the informal production norms set by the workers and existence of informal relations in the group। उस ऑब्जर्वेशन में ये देखा गया जो आप इनफॉर्मल प्रोडक्शन नॉर्म्स हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, वहां की प्रोडक्टिविटी, वहां के टीम का जो डेडिकेशन है काम के प्रति, वो फार बेटर है देन द फॉर्मल बिहेवियर, फॉर्मल स्ट्रक्चर में जो वर्कर का बिहेवियर होता है उसके कंपैरेटिवली। अच्छा, इन्होंने पहले 4 एक्सपेरिमेंट कर लिया, अब क्या क्या इससे कंक्लूजन ड्रॉ किया, ठीक है ना। कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया, फर्स्ट जो मैं तब से बोला, फैक्ट्री इज नॉट ओनली ए टेक्नो इकोनॉमिक यूनिट। एक फैक्ट्री क्या होता है, सिर्फ एक फैक्ट्री इसलिए क्योंकि फैक्ट्री में क्या गया था, राइट, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में बोल रही हूँ, ठीक है ना, वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, इसलिए फैक्ट्री, अदरवाइज एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो अ फैक्ट्री इज नॉट ओनली ए टेक्नो इकोनॉमिक यूनिट। टेक्नो इकोनॉमिक, टेक्नो यानी टेक्नोलॉजिकल, जहां पे आप टेक्नोलॉजी को यूज करके काम करके पैसा कमाते हैं। एक फैक्ट्री या एक संस्थान सिर्फ इसलिए नहीं होता है, तो किस लिए होता है,
बट साइको सोशोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, जहाँ पे लोग अपने सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स को भी सेटिस्फाई करते हैं, राइट, बोथ है ये, राइट। नेक्स्ट, दूसरा इनका कंक्लूजन क्या था, द वर्कर्स स्पॉन्टेनियसली, स्पॉन्टेनियसली का मतलब नहीं, साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ, ठीक है ना, स्पॉन्टेनियसली मतलब स्वतः, स्वतः, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट स्वतः। तो द वर्कर्स स्पॉन्टेनियसली फॉर्म स्मॉल इनफॉर्मल ग्रुप्स, आप लोगों के बीच में भी स्मॉल इनफॉर्मल ग्रुप बन गया होगा जिसको हमने नहीं बनाया है, ठीक है ना। आपने 4-5 दिन के क्लास के बाद समझ गए होंगे कि मेरा किसके साथ दोस्ती होगा, ये मेरे टेस्ट का लड़का है, ठीक है ना, ठीक है ना। इसको उसी चीज में करने में मजा आता जो मुझे मजा आता, बस बना लिए, राइट। इनफॉर्मल ग्रुप बना, सबका बन गया अपना ग्रुप, सबका अपना एक फ्रेंड सर्कल है, राइट, यही होता है। स्पॉन्टेनियसली बन जाता है, स्वतः बन जाता है, इसमें कोई मेहनत नहीं करना पड़ता, इसके लिए कोई नियम कानून नहीं लाना पड़ता। सो द वर्कर्स स्पॉन्टेनियसली क्रिएट स्मॉल इनफॉर्मल ग्रुप। आप उनको कितना भी मना करोगे वो बाहर जाकर थोड़ा बहुत बात करेंगे, कितना भी रिस्ट्रिक्शंस आज से इमेज में मान लो ये रूल आ जाता है, थैंक गॉड कि ये सब नहीं है, ये रूल आ जाता है कि आपस में शिक्षक आपस में बात नहीं कर सकते, ओनली वर्क एंड डू योर वर्क एंड गो टू योर होम, वी डोंट पे यू फॉर गॉसिपिंग। ऐसा आ गया तो मर जाएंगे यार, यहाँ पे काम कैसे करेंगे, राइट, क्योंकि काम करते हैं, बीच में 10 मिनट का ब्रेक होता है, बातचीत करते हैं, फिर आके काम करते हैं, राइट, समझ में आया। तो वो स्पॉन्टेनियसली एक इनफॉर्मल ग्रुप बन जाता है जहां पे नॉर्म्स एंड वैल्यूज इस ग्रुप के, ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स एंड वैल्यूज नहीं एप्लीकेबल होते हैं, अपने नॉर्म्स एंड वैल्यूज एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है ना। कब खाना है, जब टीम मेंबर, जब ग्रुप मेंबर तैयार है तब खाना है, ठीक है ना। अब कितना भी नहीं, मैं पार्टी की बात नहीं कर रही, मैं रेगुलर रूटीन लंच की बात कर रही हूँ। नॉर्मली जब जो जिनके साथ हम लंच करते हैं सब तैयार उस समय खा लेंगे, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन का टाइम है 1 से 2, हो सकता है 1 से 2 नहीं करे, कोई दूसरा कन्वीनियंट टाइम हो उस समय हम लोग कर ले, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे नहीं हावी होते हैं, जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनके अपने ही लॉ होते हैं, अपने बनाए हुए नियम कानून होते हैं, बिहेवियर होते हैं, जिससे वो जो ग्रुप है वो कैरी ऑन होता है, ठीक है। थर्ड, फिजिकल कंडीशंस ऑफ वर्क हैव सम इन्फ्लुएंस, यानी कि जो फिजिकल कंडीशन है, ठीक है ना, उसका इन्फ्लुएंस होता है काम पर। जैसे कि ये काम ना करे 4 दिन, हिंड्रेंस होगा क्लास में, वाईफाई ना कनेक्ट हो 4 दिन, रुकेगा, स्लो हो जाएगा क्लास, ठीक है, वाईफाई और इसको छोड़ दो, ठीक है, मान लो इसके बिना भी टीचर्स तुम्हें पढ़ा देते हैं, ठीक है। जो ऑनलाइन क्लास करते हैं बच्चे, उनके घर में कनेक्टिविटी अच्छी ना हो, रुक रुक करके आ रहा हो, ब्रेक हो के आ रहा हो, इरिटेटिंग हो जाएगा क्लास, फिजिकल कंडीशन अच्छा नहीं है तो काम, प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी, इवन इफ टीचर सब कुछ पढ़ा रहा है आपको सुनाई ही नहीं दे रहा है, राइट। तो फिजिकल कंडीशन से प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ता है। अब इसको कनेक्ट करो इल्यूमिनेशन से, मैंने जो बताया रोशनी नहीं थी तो काम कम था, रोशनी प्रॉपर होके काम हुआ, लेकिन जब एक बार सब कुछ ठीक है ना, हमारा 2 GB से पूरे दिन का क्लास हो जाता है, अब उसके जगह पिताजी 20 GB बढ़ा देंगे तो भी क्लास उतना ही होगा जितना हमको 2 GB से होता था, राइट। तो प्रोडक्टिविटी पे असर नहीं पड़ेगा, यानी कि फिजिकल कंडीशंस प्रॉपर होना चाहिए। और एक बार जब हम यू टू प्लीज, यू टू उठो, उठ जाओ दोनों, दोनों उठो, क्या बात कर रहे थे अभी, नहीं बात तो कर रहे थे, तुम बताओ क्या कर रहे थे, तुम बताओ, मैंने देखा तुम्हारे बगल में लोग बात कर रहा था ना यार, इसको नहीं, तुमको मैं पूछ रही हूँ, ये तो बहुत साइड में, इसने नहीं ध्यान दिया होगा, तुमने नहीं ध्यान दिया, मैंने देखा आप लोग बात कर रहे थे और आई कार्ड से रिलेटेड कुछ बात, अब याद आया, बाहर जाइए, नाम सुधरवा के आइए, नाम सुधरवा के आ जाइए, यू कैन गो। मैंने बोला कि बात करे तो तुम दोनों ने इनकार किया कि बात नहीं कर रहे थे। व्हेन आई सेड कि मैंने देखा तुम लोगों को बात करते, आई कार्ड लेकर के बात कर रहे थे और हंस भी रहे थे, तुम क्या बात कर रहे थे मुझे नहीं पता, तुम मुस्कुरा रहे थे और आई कार्ड दिखा के बात कर रहे थे। देन आई सेड कि क्या बात हो रहा है, दोनों में से किसी ने नहीं बोला कि मैम ये बात किया, झूठ, सफेद झूठ, बैठ जाओ, लेकिन आगे से रिपीट मत करना। जब मैंने देखा तभी तो तुमको उठाया, वरना इनको भी उठा सकते थे, इनको भी उठा सकते थे, इनसे दोस्ती नहीं है मेरी, पता कर लेना, ठीक है ना, कोई दोस्ती नहीं है।
नाउ फिजिकल कंडीशन इंप्रूव होने से प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन एक बार जब आपका प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन हो गया उसके बाद कितना भी इंप्रूव करेंगे तो उसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। बट तो फिजिकल कंडीशन से वर्कर के प्रोडक्टिविटी पे असर होता है, बट देयर सम interpersonal relations, attitude of the supervisor, other social and physiological factors have a far greater influence। यानी कि इसके अलावा फिजिकल से थोड़ा बहुत असर पड़ता है प्रोडक्टिविटी पे, लेकिन इसके अलावा जो सुपरविजन है, राइट, जो इनफॉर्मल उनका बातचीत करने का एक ग्रुप का तरीका है, या फिर जो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर से जो सेटिस्फाई होते हैं, ये कहीं ज्यादा इन्फ्लुएंसिव होते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल ग्रुप्स आर मोर हेल्पिंग इन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव देयर गोल्स इन कंपैरिजन टू फॉर्मल ग्रुप्स, है ना। हमने आपको फॉर्मली अपॉइंट किया, लेकिन फॉर्मली अगर हम चलते रहे तो फिर हम लकीर के फकीर हो जाएंगे, बहुत कुछ हिंड्रेंस होने लगेगा, ठीक है ना। जो इनफॉर्मल रिलेशनशिप डेवलप करता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को सक्सेसफुली अचीव करने के लिए, राइट। तो वही पॉइंट उन्होंने यहाँ पे लिखा कंक्लूजन में, ठीक है। यूजुअली द वर्कर्स एक्ट और रिएक्ट नॉट एज इंडिविजुअल बट एज मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। यानी कि यूजुअली जो आप लोग हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं कहीं पे, वो जब ग्रुप में रहते हैं ना तो वो इंडिविजुअल उनका अपना कोई ओपिनियन नहीं होता, वो एक ग्रुप ओपिनियन होता। अगर इसमें से 4 बच्चा बोले कि मुझे सोनी मैम का क्लास करने में बहुत बोर लगता है, तो हो सकता है 4 बच्चे उस 40 बोल सकते हो। इट्स नॉट, मैंने पहले दिन बोला था कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि 4 बच्चा बोले कि मुझे नहीं बोले, किसी और को जाके बोले कि ठीक है ना सोनी मैम का क्लास हटा दीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता क्लास, राइट, बोल सकते हैं आप लोग। लेकिन जब 4 बच्चे जाएंगे ये बोलने के लिए, तो दैट डजंट मीन्स कि वो 4 बच्चों का ओपिनियन है, दैट मीन्स ये पूरी क्लास का ओपिनियन है। पूरी क्लास का नहीं तो कम से कम मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऑफ द क्लास का यही ओपिनियन है कि सी इज वेरी बोरिंग टीचर, राइट। तो हम क्या करेंगे, उस पर एक्शन लेंगे। यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस में इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं होता। अगर इंडिविजुअली भी कोई आपको डिससेटिस्फैक्शन शो कर रहा है, फ्रस्ट्रेशन शो कर रहा है, कंप्लेन कर रहा है, समझ लीजिए कि समहाउ वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहीं ना कहीं बाकी के एम्प्लॉयज का भी ऐसा ही मनोभाव होगा, है ना, यही ओपिनियन होगा। क्लियर। तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई इंडिविजुअल बिहेवियर नहीं होता, इवन वहां पे लोग एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। कम लोग भी हैं लेकिन वो अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, ये समझ में आया ये पॉइंट। नेक्स्ट, द वर्कर्स आर नॉट मियर इकोनॉमिक मेन। यस, ये आपको पता है। वर्कर्स, मैंने आपको पहले बताया कि वर्कर्स सिर्फ पैसे के पर्पज से, या जो एम्प्लॉयज होते हैं वो सिर्फ पैसे के पर्पज से नहीं ज्वाइन करते किसी ऑर्गेनाइजेशन को। पैसा प्राइमरी पर्पस हो सकता है, लेकिन हम, मैंने आपको पहले दिन भी कभी एग्जांपल में दिया होगा या नहीं दिया होगा, आई डोंट रिमेम्बर, मैं रिपीट करती हूँ एक बार, कि मान लो हमने आपको 50,000 पे, ठीक है ना, तुमने बोला 40,000 चाहिए, हमने बोला तुमको 50,000, ठीक है, हमारे यहाँ कल से काम पे आ जाना। तुम बीसीए करके आओ, तुम बीबीए करके आओ, चलो तुम बीसीए करके आओ, चलो। हाँ, तुमने बहुत कुछ कंप्यूटर एप्लीकेशन का स्किल सीख करके, और हम तुमसे बाजार का काम करा रहे हैं, जाओ ये खरीद के लाओ, जाओ वो खरीद के लाओ, जाओ उसका बिल दे दो, जाके ये क्लियरिंग करवा लो। कितना डिमोटिवेटिंग होगा यार। सैलरी तो मिल गया, लेकिन क्या कर रहे हैं हम काम, इसीलिए इतना पढ़ाई लिखाई किया था, क्या सोचोगे या नहीं? ठीक है ना। पैसा तो 50,000 मिल रहा है, 40 ही मांगा था, लेकिन काम क्या करा रहा है, कुछ लगा, ये तो कोई भी कर सकता था, क्या मुझे जरूरत था बीसीए करके आने का यहाँ पे। ये लगेगा, ये डिससेटिस्फैक्शन होगा, ये डीमोटिवेटिंग होगा। तो क्या आप पैसे के पर्पज से आए होते तो आप खुश होते? काम भी कुछ नहीं यार, पैसा भी मिल रहा है, घूमते फिरते रहते, नहीं। योर पर्पस इज समथिंग एल्स, ठीक है ना। पैसे के अलावा भी आपका कुछ पर्पस है, इसीलिए तो आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं इस सिचुएशन में। दैट मीन्स वर्कर्स और एम्प्लॉयज आर नॉट मियर इकोनॉमिकली मोटिवेटेड, उनके कुछ और भी पर्पसेस होते हैं काम को ज्वाइन करने का, ठीक है। वो रिकॉग्निशन, वो एप्रिसिएशन, वो पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली वो, हाँ, वो एकदम लो फील करेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से ये 2 ही पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट को कवर करके मैं उन लोगों को माफ कर दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट, द इनफॉर्मल लीडर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। अगेन, इनफॉर्मल लीडर्स एंड फॉर्मल लीडर्स में अंतर देखो। फॉर्मल लीडर हो सकता है, कोई सर है हमारे, किसी सर का एग्जांपल ले लो, नीतीश सर ले लो, ठीक है। नीतीश सर इज फॉर्मल लीडर, हाँ, लेकिन हम 36 का आंकड़ा है,
मान लो है नहीं, मान लेते हैं, ठीक है ना, हमेशा ऑर्डर देते हैं, ठीक है ना, जो मन में आता है बोलकर चलो। हम लोग ऐसे बोलते हैं ना लास्ट में, नहीं हम लोग जोर से नहीं बोलते हैं, आए वो बोले ऑल द टीचर आर सपोज टू डू दिस 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 दिस, हाँ यस सर ओके सर थैंक यू सर बाय, चलेंगे सर, ठीक है। वापस में क्या बात करते हैं आपस में लोग, अपना तो कुछ करना ही नहीं, यही बोलते हैं ना हम लोग, आपस में हम लोग ऐसे करते हैं इफ वी आर नॉट इन्फ्लुएंस विद दैट लीडर। लेकिन अगर हमारे ग्रुप में, हमारे फैकल्टीज के ग्रुप में, या फिर नीतीश सर का हमारे साथ ऐसा रिलेशनशिप डेवलप हो गया कि इनफॉर्मल है, ठीक है ना, अरे कॉलेज का काम क्या, वो अपने घर का कोई काम बोलेंगे तो हम जाके कर देंगे उनका, ठीक है ना, क्योंकि इनफॉर्मल रिलेशनशिप हो गया। अब वो हमारे इनफॉर्मल लीडर से सिर्फ कंपनी द्वारा अपॉइंट किया हुआ एक अथॉरिटी वाला रिलेशनशिप नहीं है, इतने ज्यादा वो फ्रेंडली है कि अब लगता ही नहीं कि हमारे सर है, अब लगता है कि पिता समान है, या घर के सीनियर के समान है, या हमारे बड़े भाई के समान है, ठीक है ना, वो जो भी बोलेंगे हम करेंगे। दिट बिकम्स इनफॉर्मल लीडर्स। जब लीडर आपके साथ ऐसा इनफॉर्मल रिलेशनशिप डेवलप करने में सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके लिए आप कुछ भी करोगे, राइट। एंड दिस इज व्हाट, सो जब इनफॉर्मल लीडर्स होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रुप को आगे लेके जाने में और ग्रुप को गोल अचीव करवाने में, ठीक है, समझ में आया। एंड द लास्ट इज द मैनेजर्स मस्ट अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज द इंटरपर्सनल एंड ग्रुप रिलेशन ऑफ द जॉब, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में खत्म नहीं हुआ अभी क्लास, बस लास्ट पॉइंट पे पहुंचे हम लोग, ठीक है ना। मैनेजर को यह अंडरस्टैंड करना होता है कि हर एक लोगों का अपना एक रिलेशनशिप है, दे हैव डेवलप्ड सम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, इनका अपना ग्रुप रिलेशनशिप भी कुछ होगा और उसमें उनको छूट, फ्रीडम, इनफॉर्मल ग्रुप बनाने का फ्रीडम देना चाहिए। दिस इज द कंक्लूजन। अब आप सारे कंक्लूजन को पढ़ के आपको कहीं पे भी मशीन का नाम आया, कहीं पे भी प्रोडक्शन का नाम आया, कहीं पे भी परचेजिंग का नाम आया, कहीं पे भी टाइम का आया, कहीं पे भी सैलरी का चर्चा हुआ नहीं, क्योंकि नाउ according to Hawthorne experiment या according to human approach of management या neoclassical theory of management, they are focused कि जो key factor है, एक key resource है ऑर्गेनाइजेशन में, वो ह्यूमन रिसोर्स है, और उसको किस तरीके से डील करोगे तो तुम्हारा काम अच्छा होगा, और किस तरीके से डील करोगे तो जाते जाते तोड़ के चला जाएगा, राइट। जाहिर है तो उसको फोड़, ऐसा भी हो सकता है ना, रिएक्शंस, ठीक है ना, रिस्पॉन्सेज, रिएक्शंस, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, जो तुम दोगे वो आपको मिलेगा। एंड यही होता है ऑर्गेनाइजेशन में। ये उनका कंक्लूजन था ऑन द बेसिस ऑफ दोस 4 एक्सपेरिमेंट्स। क्लियर रहेगा, ठीक है। आगे इसी को थोड़ा आगे लेकर के चलेंगे एंड देन विल गो टू न्यू क्लासिकल के बाद मॉडर्न कॉन्सेप्ट। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम लोग, इससे पहले हम लोग सिस्टम और कॉन्टिजेंसी अप्रोच भी पढ़ेंगे, उसके बाद मॉडर्न में ये दोनों भी है, सिस्टम अप्रोच एंड कॉन्टिजेंसी अप्रोच, उसके बाद पीटर ड्रकर का फुल थियरी पढ़ेंगे, ठीक है। यस मतलब अब बंद कर दीजिए, समझ में। ओके